हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पर। आज की इस वीडियो में हम करेंगे जो हमारे सोशियोलॉजी का 8th चैप्टर है, सामाजिक असमानता एवं बहिष्कार के स्वरूप, महिलाएं तथा अन्यथा सक्षम व्यक्ति। आज हम इस वीडियो में इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपका ये जो चैप्टर है वो अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, इसी के साथ हम वीडियो शुरू करते हैं। भाई, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पर। ठीक है, इस चैप्टर जो हमारे सोशियोलॉजी का 8th चैप्टर है, इसका नाम है सामाजिक असमानता एवं बहिष्कार के स्वरूप, महिलाएं तथा विविध प्रकार के अन्यथा सक्षम व्यक्ति। ठीक है, जो हमने 5th चैप्टर किया था सामाजिक असमानता एवं बहिष्कार के स्वरूप, ठीक है, वो ही चैप्टर सब में ऐड हो रहा है। इसमें ऐड अलग से क्या हुआ है, महिलाएं तथा अन्य विविध प्रकार के अन्यथा सक्षम व्यक्ति। इस चैप्टर में थोड़ा सा महिलाओं के बारे में पढ़ेंगे कि वे स्वतंत्रता के बाद महिलाओं की स्थिति क्या थी और प्रेजेंट में महिलाओं की स्थिति क्या है, यानी महिलाओं के लिए कौन कौन से संघर्ष किए गए, कौन कौन से आंदोलन हुए। इस चैप्टर में हम उन सभी को अच्छे से जानेंगे। ठीक है, तो महिलाओं की समानता और अधिकारों के लिए संघर्ष। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर है कि भाई वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी ये जो चैप्टर है वो क्लियर हो सके, क्योंकि इस चैप्टर के जो नोट्स आपको मैं जिन नोट्स में से पढ़ाऊँगा उन नोट्स को बनाने में मैंने बहुत मेहनत की है। आपका ये चैप्टर बहुत बड़ा था, मैंने कोशिश की है कि बहुत यानी ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट कर सकूँ आपके इस चैप्टर को, ताकि आपको वो ईजिली समझ में आ जाए और आप बोर ना हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, पूरा ज़रूर देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो सके। तो चलिए हम टॉपिक शुरू करते हैं, महिलाओं की समानता और अधिकारों के लिए संघर्ष। कि भाई महिलाओं को समानता दिलवानी थी, उनको कुछ अधिकार दिलवाने थे, तो उसके लिए क्या संघर्ष हुए। महिलाओं के प्रति भेदभाव समाप्ति हेतु सर्वप्रथम प्रयास 19वीं व 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ। अब समानता दिलवाने के लिए सर्वप्रथम प्रयास कब हुआ? 19वीं और 20वीं सदी के प्रारंभ में। ठीक है, अनेक समाज सुधारकों ने नारी शिक्षा को बढ़ावा देते हुए कम आयु में शादी कर दिए जाने, सती हो जाने, एक से अधिक पत्नियां रखने, पैदा होती बालिका शिशुओं की हत्या कर दिए जाने जैसी कुरीतियों को समाप्त करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी जो समाज सुधारक थे, जो विद्वान थे, उन्होंने इन सभी प्रथाओं के बारे में आवाज़ उठाई थी कि भाई इन सभी प्रथाओं को ख़त्म करो। ठीक है, लिंग आधारित भेदभाव जैविक हैं या सामाजिक, यानी हमारे समाज में जो लिंग आधारित भेदभाव होते हैं वो कैसे हैं, जैविक हैं या फिर सामाजिक हैं। ठीक है, तो विद्वान स्त्री पुरुष के बीच पाई जाने वाली इस असमानता को प्राकृतिक न समझते हुए सामाजिक कहते हैं। विद्वान कहते हैं कि ये जो असमानता पाई जाती है वो प्राकृतिक नहीं है बल्कि सामाजिक, यानी समाज द्वारा उत्पन्न की गई है। उनके अनुसार यदि स्त्री पुरुष प्राकृतिक आधार पर असमान है तो क्यों कुछ महिलाएं समाज में शीर्ष स्थान पर पहुंच जाती हैं। रियलिटी है, अगर प्राकृतिक आधार पर वो असमान रहती हैं तो क्यों कुछ महिलाएं पुरुष से भी आगे पहुंच जाती हैं, क्यों कुछ महिलाएं आईपीएस बन जाती हैं, क्यों कुछ महिलाएं प्रधानमंत्री बन जाती हैं। इंदिरा गांधी भी प्रधानमंत्री बनी थी, वो भी क्या थी, एक महिला ही थी। तो क्यों वो शीर्ष स्थानों पर पहुंच जाती है, इतने बड़े बड़े पदों पर पहुंच जाती हैं। तो उनमें दिमाग होता है, जो पुरुषों में दिमाग होता है वही दिमाग महिलाओं में होता है, इसलिए पहुंच जाती है ना। तो इससे हमें क्लियर हो जाता है कि जो महिलाओं के साथ लिंग आधारित भेदभाव किया जाता है वो सामाजिक है, प्राकृतिक नहीं है। ठीक है, समाज सुधार आंदोलन बनाम महिला सुधार आंदोलन। समाज सुधार आंदोलन बनाम महिला सुधार आंदोलन एक महिलाओं के सुधार के लिए आंदोलन चला था, ये वो है। ठीक है, तो महिला सुधार आंदोलन नवजागरण आंदोलन का ही एक हिस्सा रहा है। जो महिला सुधार आंदोलन था वो नवजागरण आंदोलन का ही क्या रहा है, एक हिस्सा रहा है। इन आंदोलनों को प्रायः मध्यम वर्गीय सुधार आंदोलन कहा जाता है। इन आंदोलनों को हम क्या बोलते हैं, मध्यम वर्गीय सुधार आंदोलन। अब मध्यम वर्गीय सुधार आंदोलन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन आंदोलनों के अधिक संचालक मध्यम वर्गों से थे, यानी जो इसका संचालन करते थे, संचालन करता थे, वो किस वर्गों से थे, मध्यम वर्गों से थे, इसलिए हम इसे मध्यम वर्गीय सुधार आंदोलन भी बोलते हैं। ठीक है, स्वामी विवेकानंद और उनका रामकृष्ण मिशन। की भाई स्वामी विवेकानंद कौन थे ये आप अच्छे से जानते हो। ठीक है, उनके रामकृष्ण मिशन के बारे में हम इसमें जानेंगे। तो विवेकानंद जी ने सन 1899 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। स्थापना कब की, 1899 में। किसकी, रामकृष्ण मिशन की। रामकृष्ण मिशन ने भारत में सामाजिक सेवा, बाढ़ पीड़ितों की सहायता, दानकारी, शिक्षा, चिकित्सा, शिशुपाल गृह, अनाथालय, कॉलेज, स्कूल आदि अनेक कार्यों का संचालन किया। यानी रामकृष्ण मिशन के अंतर्गत ये सभी कार्य किए गए थे।
ठीक है। राजा राम मोहन राय और उनका ब्रह्म समाज, इसमें इन टॉपिक्स में आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये याद रखना है, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाते हैं कि भाई इनकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना किसने की, किससे रिलेटेड है, तो वही मैंने आपका मैटर इस पैराग्राफ में लिया हुआ है। तो राजा राम मोहन राय उनका ब्रह्म समाज की, भाई राजा राम मोहन राय कौन थे, उनका ब्रह्म समाज क्या था। राजा राम मोहन राय का सबसे उल्लेखनीय कार्य 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना था, यानी इन्होंने सबसे उल्लेखनीय कार्य क्या किया था कि 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना कर दी थी। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसका विरोध किया था, सती प्रथा का। किसने, राजा राम मोहन राय ने। ब्रह्म समाज की स्थापना उपनिषदों के आदेशों को सम्मुख रखकर की गई, और इसकी जो स्थापना थी ब्रह्म समाज की, वो किसको सम्मुख रख के की गई थी, उपनिषद के जो आदेश थे उसको सम्मुख रखकर। महादेव गोविंद रानाडे और उनका विधवा पुनर्विवाह अभियान, कि भाई महादेव गोविंद रानाडे कौन थे, ये एक समाज सुधारक थे। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह अभियान चलाया था, तो वो था क्या, रानाडे को बिशप जोसेफ वल्टर की कृति से महिला जागरण की प्रेरणा मिली। इनको एक कृति थी, यानी एक रचना थी, क्या थी, बिशप जोसेफ वल्टर की कृति, यानी इसे किसने लिखा था, बिशप जोसेफ वल्टर ने लिखा था। उनकी कृति से महिला जागरण की प्रेरणा मिली, यानी इन्हें महिला जागरण का उत्साह जाग गया उसको पढ़कर। इनकी कृतियों में वेदों में वर्णित विधवा पुनर्विवाह की स्वीकृति और आदेश का उल्लेख है कि भाई उपनिषदों में, हमारे वेदों में भी कहा गया है कि विधवा पुनर्विवाह करना चाहिए। ठीक है, तो उसको आधार रखकर की गई थी। अब आ जाता है स्वामी विवेकानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती और उनका आर्य समाज के। स्वामी दयानंद सरस्वती कौन थे, ये भी एक समाज सुधारक थे, एक विद्वान थे। तो इनका जो आर्य समाज था उसके बारे में पढ़ते हैं कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई, 1875, यानी आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 में। उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या था, हिंदू धर्म को पुनर्जीवित करना, जाति पाति के भेदभाव मिटाना। ये चाहता था कि हिंदू धर्म को हम पुनर्जीवित कर दें, जाति पाति का जो भेदभाव है उसको मिटाएं, अंतर जाति विवाह के संबंध में प्रतिबंध आदि, जो अंतर विवाह आदि के संबंध में जो प्रतिबंध है उसका भी इसमें वर्णन किया गया है, किसमें, आर्य समाज में। ठीक है, तो इसकी स्थापना कभी 1875 में, ये आपको मोस्टली याद रखना है। अब आ जाता है ज्योतिबा फुले और उनका सत्यशोधक समाज की। भाई ज्योतिबा फुले कौन थी, उनका सत्यशोधक समाज क्या था। ज्योतिबा फुले ने भी महिलाओं की शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। ठीक है, इन्होंने कई आंदोलनों में भाग भी लिया है महिलाओं के लिए। तो ज्योतिबा फुले कौन थी और उनका सत्यशोधक समाज क्या था। ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज स्थापना 24 सितंबर 1873, यानी सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई, 24 सितंबर 1873 में। स्थान पूना स्थान पर हुई थी। उद्देश्य आंखों देखे सत्य को सामने लाना। सत्यशोधक समाज का उद्देश्य ही ये था कि आंखों देखे सत्य को हम सामने लाएं। सत्यशोधक, हमें मीनिंग, इस शब्द की मीनिंग से ही पता चल रहा है, आंखों देखे सत्य को सामने लाना। ज्योतिबा ने महिलाओं पर होने वाले अत्याचार, रूढ़ियाँ, बाल विवाह, बहुविवाह, केशवपन, नियोग, वैश्यपन आदि का पूरी तरह से विरोध किया। इन्होंने इन सभी मैटरों का विरोध किया था। ज्योतिबा ने अमानवीय खोती प्रथा का विरोध आवाज़ उठाई। इन्होंने जो अमानवीय खोती प्रथा थी उसके विरुद्ध भी आवाज़ उठाई थी। ठीक है, तो ये था उनका सत्यशोधक समाज। सर सैयद अहमद खान और उनका अहमदिया समाज के। भाई सर सैयद अहमद खान कौन थे, उनका अहमदिया समाज क्या था। तो सर सैयद अहमद खान ने क्या किया, मुस्लिम, ये एक मुस्लिम थे, तो इन्होंने मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा के लिए अनेक प्रयत्न किए हैं। तो उन प्रयत्नों को अब हम पढ़ रहे हैं कि इनका अहमदिया समाज क्या था। ठीक है, तो सर सैयद अहमद खान ने अपने इस मुस्लिम समाज सुधार आंदोलन को अहमदिया समाज का नाम दिया। ये एक मुस्लिम थे, तो इन्होंने मुस्लिम समाज सुधार आंदोलन किया था, तो इसको अहमदिया समाज सुधार आंदोलन नाम दिया था। उन्होंने मुस्लिम लड़कियों को अपने घरों से के समीप ही शिक्षा प्राप्त करने की जरूरत पर बल दिया कि भाई मुस्लिम लड़कियों को घरों के पास ही शिक्षा प्राप्त कर लेनी चाहिए, उनको शिक्षा प्राप्त करने की ज़रूरत है, उनके लिए इंपॉर्टेंट है शिक्षा प्राप्त करना। तो ये था उनका अहमदिया समाज आंदोलन। ठीक है, अब आ जाता है समाज सुधार आंदोलनों में महिला नेत्रियों की भूमिका। कि भाई जो समाज सुधार आंदोलन हुए हैं उसमें महिला नेत्रियों यानी महिलाओं की क्या भूमिका रही है। तो डॉक्टर एनी बेसेंट और श्रीमती काउंसिन्स की समाज सुधार आंदोलन में, विशेषकर महिला सुधार आंदोलन में उल्लेखनीय भूमिका रही। किस की रही है, डॉक्टर एनी बेसेंट की और श्रीमती काउंसिन्स की समाज सुधार आंदोलन में बहुत ज़्यादा भूमिका रही है। 1917 में इन दोनों महिलाओं ने मद्रास अब चेन्नई में महिलाओं को भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की। इन्होंने 1917 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी। स्त्री पुरुष तुलना 1882 में तथा दूसरी पुस्तक सुल्ताना का सपना 1905 में प्रकाशित हुई। यानी स्त्री पुरुष तुलना कब प्रकाशित हुई, 1882 में, और सुल्ताना का सपना 1905 में। याद रखना है, कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाता है। बोर्ड एग्जाम के पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी बुक्स आती हैं उनको वो कब बनी, उसके लेखक कौन थे, ये आपके अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो प्लीज़ इसको
अंडरलाइन कीजिए, इसको नोट कीजिए। ये जो मैंने आपके नोट्स बनाए इसको आप लिख भी सकते हो, चाहे वीडियो रोक के लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट्स लेके लिख लो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नोट्स हैं आपके बोर्ड के पर्पस, यानी जो बोर्ड में आपके क्वेश्चन आते हैं उसी के बेस पर मैंने आपके ये नोट्स प्रिपेयर किए हैं, ठीक है। तो आप इन्हें लिख सकते हो, आपका ही फायदा होगा। अब आ जाता है समाज सुधार के आंदोलनों के दौरान प्रमुख महिला कृतियाँ, कि भाई समाज सुधार आंदोलन चल रहे थे तो उसके दौरान महिला कृतियाँ यानी महिलाओं ने कौन सी पुस्तकें लिखी थी। स्त्री पुरुष तुलना, ताराबाई शिंदे, सुल्ताना का सपना, बेगम रुकैया सखावत हुसैन। स्त्री पुरुष तुलना किसने लिखी? ताराबाई शिंदे ने लिखी थी, इंपॉर्टेंट है। सुल्ताना का सपना किसने लिखी? बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने। भारत में 20वीं शताब्दी में नारीवादी आंदोलन, के भारत में 20वीं शताब्दी में कैसे नारीवादी आंदोलन हुए? तो 20वीं शताब्दी में नारीवादी आंदोलनों की शुरुआत हुई जिसका दायरा स्थानीय स्तर से बढ़कर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा। अब 20वीं शताब्दी में, ठीक है, एक नारीवादी सुधार आंदोलन हुए थे जिसका दायरा क्या था? स्थानीय स्तर था पहला, लेकिन स्थानीय स्तर से बढ़कर क्या हुआ? राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया, यानी राष्ट्रीय स्तर पर वो आंदोलन बढ़ गया। 19वीं शताब्दी के दौरान चले महिला सुधार आंदोलनों में मुख्य रूप से सती प्रथा, बाल विवाह व विधवा महिलाओं के साथ हो रहे दुर्व्यवहारों के मुद्दों को उठाए गए। यानी 19वीं शताब्दी में जो महिला सुधार आंदोलन चले थे उन मुख्यतः इन मुद्दों को उठाया गया था। 21वीं शताब्दी में नारी उत्थान के मुद्दों में सर्वाधिक बहस महिला आरक्षण विधेयक को लेकर हुई। यानी 21वीं शताब्दी में जो महिला सुधार आंदोलन हुआ था उसमें सर्वाधिक बहस किसको हुई थी? जो महिला आरक्षण विधेयक है, यानी महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा सरकारी नौकरियों में, संसद में, लोकसभा में, तो उसके प्रति बहस चली थी, ठीक है। इसके अंतर्गत महिलाओं को विधानसभा, लोकसभा, ग्राम पंचायत आदि राजनीतिक संस्था में 33% प्रतिनिधित्व देने का प्रस्ताव रखा गया कि भाई महिलाओं को 33% प्रतिनिधित्व दो, ठीक है। अन्यथा सक्षम व्यक्तियों का परिदृश्य, कि भाई अन्यथा सक्षम व्यक्तियों को भी जान लेते हैं। तो समाज के सभी लोगों की दशा, आयु और क्षमता एक समान नहीं होती, ठीक है, यानी सब एक जैसे नहीं होते। समाज में कुछ लोग जन्म से ही विकलांग होते हैं और कुछ दुर्घटनाओं के कारण विकलांग, कुछ जन्म के साथ विकलांग पैदा होते हैं और कुछ दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण विकलांग होते हैं, ठीक है, और कुछ दुर्घटनाओं के कारण विकलांग अपंग हो जाते हैं और इस प्रकार वे आहिस्ता स्थायी रूप से काम करने में अक्षम रहते हैं। इस प्रकार वो आहिस्ता स्थायी रूप से काम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में कुछ देशों में बिना कुछ स्वयं जमा किए वृद्धावस्था की पेंशन का कार्य प्रारंभ किया गया, यानी कुछ जमा नहीं करना पड़ेगा आपको, वृद्धावस्था में पेंशन मिलेगी। वृद्धावस्था में मातृत्व पेंशन, ठीक है। कौन से कार्य किए गए वृद्धों के लिए? कि वृद्धावस्था असशक्तता पेंशन शुरुआत कर दी, मातृहित पेंशन देने लगे, बेकारी संबंधी सहायता यानी जो कुछ नहीं कर पाते उनके लिए देने लगे, स्वास्थ्य सेवाएं, कि भाई यानी जो विकलांग व्यक्ति हैं उनके लिए स्वास्थ्य सुविधाओं में भी फ्री उनकी दवाई वगैरह होती है। और आप देख सकते हो रेलवे में भी उन विकलांग व्यक्तियों के लिए अलग से सीट का आरक्षण रहता है और उनका अलग से पास भी बनता है, ठीक है। उनके लिए अलग से एक डिब्बा भी रहता है रेल में, यानी ट्रेन में उनका अलग से एक डिब्बा भी रहता है, उनकी कोई पैसे नहीं लगते हैं। सरकार द्वारा उनका एक सर्टिफिकेट बनाया जाता है विकलांगता का, तो उसके अकॉर्डिंग उनके पैसे नहीं लगते, वो फ्री यात्रा कर सकते हैं। और भी कई उनके लिए कुछ कार्यक्रमों का शुरुआत की गई है सरकार ने, ठीक है। अन्यथा सक्षम व्यक्तियों का संघर्ष, कि भाई अन्यथा सक्षम व्यक्ति क्यों संघर्ष करते हैं, अन्यथा सक्षम व्यक्तियों ने क्या संघर्ष किए। अन्यथा सक्षम व्यक्तियों से तात्पर्य विकलांग व्यक्ति। अन्यथा सक्षम लोग जैसे बेरोजगार, बेसहारा, विधवाएं, वृद्ध, वैश्याएं, विकलांग और रोगी केवल इसलिए ही समाज के अनुपयोगी नहीं है कि वे आर्थिक, शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम या बेकार है, अपितु इसलिए भी अनुपयोगी है कि समाज उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। अब भाई ये जो अन्यथा सक्षम व्यक्ति होते हैं वो अनुपयोगी क्यों रहते हैं समाज के लिए? क्योंकि समाज उनकी सहायता ही नहीं करता है, ठीक है, और वो समाज की कोई सहायता नहीं कर सकते, इसलिए वो समाज के कोई काम के नहीं रह पाते। असक्षमता के भारतीय लेवल, कि भाई असक्षमता के भारतीय लेवल क्या है, लेवल को जानेंगे हम कि लेवल होते क्या हैं। तो भारत में असक्षमता या असक्षमता के लिए विकलांग, अपंग, सूरदास, गूंगे, बहरे जैसे पर्यायवाची शब्दों का, लेवलों का भी प्रयोग किया जाता है। यानी जो अन्यथा सक्षम व्यक्ति हैं उनके लिए इन सभी शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेवल शब्द का भी प्रयोग हम उन्हीं के लिए करते हैं, ठीक है। प्रायः ऐसे शब्दों का प्रयोग सामान्य लोगों का अपमान या उन्हें चिढ़ाने के लिए भी किया जाता है। स्कूलों में, आप छोटे बच्चों के स्कूलों में भी देख लो, कुछ लोग इन शब्दों का प्रयोग करते हैं दूसरे बच्चों को चिढ़ाने के लिए, ठीक है। भारत में असक्षमता को कर्म का फल भी माना जाता है कि भाई असक्षमता व्यक्ति विकलांग क्यों होते हैं? अपने कर्मों के कारण होते हैं। भारत में ऐसी मान्यता है, जो पूर्व जन्म के कर्मों का फल के रूप में इस जन्म में भोगना पड़ता है। भाई कहते हैं कि ये पूर्व जन्म के तुम्हारे कर्म हैं जो इस जन्म में तुम भोग रहे हो। विकलांगता को ऐसे व्यक्तियों को ऐसे बोल देते हैं तो उनको और बुरा लगता है, ठीक है। तो भारत में तो यही परिदृश्य है।
असक्षमता एवं शारीरिक दोष नहीं अपितु एक सामाजिक बुराई है। जो असशक्तता है यानी जो विकलांगता एक शारीरिक दोष नहीं है, बल्कि ये एक क्या है, सामाजिक बुराई है। तो एक असशक्त व्यक्ति असक्षमता के दोषों से इसलिए पीड़ित है कि समाज में उस पर असक्षमता का ऐसा दोष गढ़ दिया गया है या लेबल लगा दिया गया है। अच्छे वातावरण में रहने वाले असशक्त लोगों को असक्षमता के बावजूद ऐसी पीड़ा नहीं झेलनी पड़ती, यानी समाज ने उन पे एक लेवल लगा दिया है कि भाई तुम असशक्त ही हो, तुम कुछ कर नहीं सकते। और जबकि हम दूसरी ओर देखें तो अच्छे समाजों में जो व्यक्ति हैं उनको कोई पीड़ा अनुभव नहीं होती असशक्त व्यक्तियों को। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट ये है कि भी समाज में सुधार होना चाहिए। भारत में अन्यथा सक्षम लोगों की देखभाल और सामाजिक सहायता के कार्यक्रम की भाई अन्यथा सक्षम व्यक्तियों की देखभाल के लिए कौन से कार्यक्रम बनाए गए हैं सरकार द्वारा। तो असक्षम लोगों की देखभाल और उन्हें सामाजिक सहायता पहुंचाने का पहला कार्यक्रम 1957 में प्रारंभ किया गया। इसका जो पहला कार्यक्रम था वो कब प्रारंभ हुआ? 1957 में उत्तर प्रदेश सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन योजना का श्री गणेश किया। उत्तर प्रदेश सरकार जो थी उसने वृद्धावस्था पेंशन का शुरुआत कर दी थी। असमर्थता पेंशन, छात्रवृत्ति योजना, असमर्थता पेंशन भी मिलने लगी व्यक्तियों को। छात्रवृत्ति योजना यानी जो विकलांग छात्र थे उनको भी छात्रवृत्ति मिलने लगी थी। असक्षम पेंशन योजना भी शुरू हुई। विधवा पेंशन योजना आदि। विधवा पेंशन योजना भी शुरू हो गई। विकलांग व्यक्ति को समान अवसर अधिकारों की रक्षा और पूर्ण सहभागिता अधिनियम 1995 नामक व्यापक कानून को फरवरी 1996 में लागू किया गया। यानी विकलांग व्यक्ति को समान अवसर अधिकारों की रक्षा यानी समान अवसर देने के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए पूर्ण सहभागिता अधिनियम 1995 नामक व्यापक कानून को फरवरी 1996 में लागू किया गया। यानी जो कानून बना था उसे कब लागू किया गया था? फरवरी 1996 में। कानून का नाम क्या था? पूर्ण सहभागिता अधिनियम, जो कि 1995 में पारित हुआ था। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। ये जो आपका चैप्टर ये पूरा एक वीडियो में कंप्लीट हो गया। ये वीडियो आपकी ज़्यादा लंबी भी नहीं हुई है। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले जो चैप्टर्स की वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम सबसे पहले मिल सके। ठीक है, अगर आपको चैप्टर में कोई प्रॉब्लम जाती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि आपकी वो प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व करूँ। ठीक है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि उनकी भी थोड़ी सी स्टडी में हेल्प हो सके। इसी के साथ धन्यवाद।